हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जनरल स्टडीज़ यानी कि कॉमन पेपर जो 40 मार्क्स के होते हैं जीके जीएस के, चाहे वो 6 to 8 के हो, 9 10 हो, 11 12 हो, जो 40 मार्क्स का जो आपका टोटल जो है क्वेश्चन का पेपर होता है, उसका आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जो है कराने वाले हैं। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करा दिया है, आप वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट बना होगा देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट आपको जब तक एग्जाम होगा तब तक डेली बेसिस पे आपको ये प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। तो जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टीआरई 4.0 के, चाहे वो पीआरटी का हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी के लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप यहाँ से आप अपने टीआरई 4.0 में एक सीट जो है पक्का कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये 40 मार्क्स के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला हमारा क्वेश्चन है कि 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका यहाँ से ज्ञात करना है। इसमें आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी, चाहे आप असेंडिंग में उसको सम्मिलित करिए या फिर डिसेंडिंग में, दोनों में से किसी एक से जो है सजा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसमें 3, सबसे छोटा क्या है 3 है, फिर 5 है, फिर आपका 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9, फिर 10, फिर 12 दिया हुआ है। यानी कि आपका इधर से देख लेते हैं, इधर से हमारा 3 हो गया, इधर से 3 हो गया, 2 जो है यहाँ पे दिया हुआ है, 2 एक्स्ट्रा। तो इसको जो है 7 + 8 दोनों को जो है जोड़ देंगे, 7 + 8, और डिवाइड जो है आप 2 कर देंगे, तो 15/2। तो आंसर आपका 7.5 आ जाएगा। 7.5 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करना है 1 + tan a² - sec² a cot a। तो 1 + tan a² - 2 tan a - sec² a cot a करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो आंसर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 2 tan a, कॉट का उल्टा tan होता है, याद रखेंगे, और cot a। तो इसका जो है 1 आंसर आपको जो है, सॉरी 2 tan a - cot, इसका आंसर आपको C2 आंसर जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि 2/3 a2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान इसमें से निकालना है। तो इसमें a का मान निकालना है, तो a - 2/3 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - a जो है इसका, a - 2/3 इक्वल टू 2 - a। क्रमागत पद का a जो है मान दिया होगा, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 3a - 2 इक्वल टू 3 2 - a। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो a इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं को 2 गुनी हो जाएगी। तो धनराशि, माना कि धनराशि आप लोग जो है x या 100 मान लीजिए, धनराशि हम लोग 100 मान लेते हैं। वार्षिक दर यहाँ पे दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है, तो 6.25% जो है यहाँ पे दर दिया गया है। मिश्र धन जो है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में स्वयं को 2 गुनी हो जाएगी। मिश्र धन अगर निकालेंगे तो मिश्र धन निकालने के लिए 100 × 2 यानी कि 200। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 200 माइनस जो हम लोग 100 माने हैं, तो उसका जो है 100 जो है सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसमें
टाइम निकाल लेंगे। 100 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया है, दर आपका 6.25% दिया हुआ है, तो समय निकालेंगे यानी कि टाइम निकालेंगे तो हम लोग का 100 इंटू 100 डिवाइड 100 इंटू 6.25, तो ये कट कर देंगे, तो आंसर आपका जो है इसको डिवाइड करेंगे तो 16 वर्ष जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि बी जो है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि दिया गया है कि भाज्य 2200 है, शेषफल 13 है और भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है, तो भाजक जो है ज्ञात करना है। तो आपको जो है फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक यहाँ पे ज्ञात करना है, तो भाज्य इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, भाजक इंटू, ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले पर जो है पुट करेंगे। भाज्य आपका दिया हुआ है, भाज्य आपका 2200 दिया है, इक्वल टू भाजक आपका जो है भागफल, आप मान लीजिए भागफल x हो जाएगा, तो भाजक आपका यहाँ पे भाजक भागफल के 1/3 के बराबर है, तो भागफल x मांगेंगे तो भाजक जो है x/3 हो जाएगा। यहाँ पे x/3 भाजक आपका आ जाएगा, इंटू x हम लोग भागफल माने हैं, और प्लस जो है आपको यहाँ पे शेषफल यहाँ पे दिया हुआ है 13। तो ये सब ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जो है 27 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि 2x + 4 - 2x + 2 = 3 हो तो x का मान कितना होगा। तो x का आपको जो है मान निकालना है, तो 2x + 4 - 2x + 2 - 3 है, तो इसका आंसर जो है -2, बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR 130 डिग्री का कोण बनाती है, Q और R पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है, तो एंगल QPR की माप जो है बताना है। तो एक वृत्त बना हुआ है, उसमें आपका जो है एंगल है जो बना हुआ है QPR जो है एंगल बना है, तो ये एंगल हम लोग जो है इसे बना लेंगे। तो ये मान लेते हैं O हो गया, ये मान लेते हैं R है, सॉरी Q है, तो QPR जो है एंगल बनाना है, तो ये आपका P हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि QR 130 डिग्री का कोण बनाता है, QR जो है वो 130 डिग्री का कोण बनाता है, ये QR जो है यहाँ पे 130 डिग्री का वो कोण बना रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो QPR प्लस QOR = 180 हो जाएगा, तो 180 - 130 करेंगे, 180 - 130 करेंगे, टोटल जो है आपका जो है QPR और प्लस QOR, ये दोनों अगर करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 130 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 180 - 130 करेंगे तो 50 जो है 50 डिग्री इसका आंसर आपको आ जाएगा 37 का, जो कि 50 डिग्री आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के वर्तमान प्रमुख कौन है। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के वर्तमान प्रमुख जो है कौन है। ऑप्शन दिया हुआ है तपन कुमार डेका, रवि सिन्हा, प्रवीण सूद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है प्रवीण सूद, सी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रवीण सूद जो है वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख है। बात करें जो है तपन कुमार डेका का, तो ये जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो है ये वर्तमान में अध्यक्ष है। रवि सिन्हा जो है ये आपके रॉ का यानी कि
रॉ का जो है प्रमुख है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख है रवि सिन्हा। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2024 का कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2024 के कला निधि पुरस्कार से जो है टीएम कृष्णा और नीना प्रसाद को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे टीएम कृष्णा को भी, नीना प्रसाद को भी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। टीएम कृष्णा को प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार जो है टीएम कृष्णा, इनको 2024 में संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि डॉक्टर नीना प्रसाद को जो है 2024 के नृत्य में कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीना प्रसाद प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पंडित गणपति भट्ट की बात करें तो इन्हें जो है दिसंबर 2023 में गणपति भट्ट को तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया था 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीती है? तो महिला प्रीमियर लीग 2024 का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी की टीम ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब जीती है। दिल्ली कैपिटल जो है सेकंड नंबर पर था और जीता कौन है? तो जीता है आपका आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2024 में आरसीबी टीम की श्रियंका पाटिल ने सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप हासिल की है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और टूर्नामेंट मैच में सबसे ज्यादा छक्के जो है शेफाली वर्मा ने लगाए थे। नेक्स्ट है कितने भारतीयों ने ग्रैमी अवार्ड 2024 पुरस्कार जीते हैं? आंसर होगा 5, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड जो है 5 भारतीयों को मिला है। जाकिर हुसैन जो कि एक तबला वादक हैं, राकेश चौरसिया बांसुरी वादक हैं, शंकर महादेवन गायक हैं, याद रखेंगे इनका नाम, गणेश राजगोपालन ये वायलिन वादक है, और सेल्वा गणेश विनायकराम ये जो है आपके तबला वादक हैं। इन पांचों को जो है ग्रैमी अवार्ड 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमस हैरिस अप्रैल 2024 में किस देश के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साइमस हैरिस अप्रैल 2024 में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो अप्रैल 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार वायरल हेपेटाइटिस के मामले में भारत का जो है दूसरा स्थान है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पहले की अगर बात करें तो इस सूची में चीन पहले स्थान पर है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 28 जुलाई को जो है विश्व हेपेटाइटिस डे मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र समूह का आयोजन कहाँ किया गया? आतंकवाद विरोध पर भारत कजाकिस्तान संयुक्त कार्य समूह का आयोजन जो है ये आपके अस्ताना में आयोजित हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अस्ताना की अगर बात करें तो ये कजाकिस्तान की राजधानी है और भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद सैन्य अभ्यास यह आपके ओटार जो कि कजाकिस्तान में है आयोजित किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ एशियाई U20 पुरुष एथलीट चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन बना है? आंसर होगा सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1874। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। ये जो है आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। 1864 में ये पहले भारतीय जो थे ये आईसीएस में सफल होने वाले थे।
1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी की भारतीय राजनीति को समर्थन देने के कारण आईसीए से हटाया गया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई माजाध्यान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन को पहचानना है। तो सबसे पहले अगर बात करें प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग इनकी जो है प्रार्थना समाज के स्थापना किए थे। यहाँ पे दिया हुआ है। यंग इंडिया की स्थापना महात्मा गांधी ने यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को हम लोग लोक हितवादी के नाम से जानते हैं। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। रहनुमाई माजाध्यान, ये आपके नौरोजी फुरदोनोजी के द्वारा जो है स्थापना की गई थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता आपके जो है बिस्मिल अजीमाबादी है, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। आप लोग इसे याद रखेंगे। 1921 में जो है अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना नाम से देशभक्ति की किताब लिखी थी। बिस्मिल अजीमाबादी बिहार के उर्दू कवि थे, ये भी याद रखेंगे। और रामप्रसाद बिस्मिल अजीमाबादी की गजल को फांसी पर चढ़ते हुए गाए थे, क्योंकि इन्हें जो है काकोरी षड्यंत्र में फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने किस कॉलेज से अपनी पढ़ाई की थी? तो सामल दास कॉलेज भावनगर, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामल दास कॉलेज भावनगर से गांधी जी ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इनका जन्म अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। उनके माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू और कान्हो के द्वारा किए गए थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। संथाल विद्रोह का जो है प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र जो है इसका प्रमुख था। संथाल विद्रोह में बाहरी निचली जातियों के किसान भी संथालों का समर्थन और सहायता कर रहे थे। अगस्त 1865 में सिद्धू और फरवरी 1855 में जो है सिद्धू को और फरवरी 1856 में कान्हू को पकड़ा गया। भारत में सबसे हिंसक जनजाति विद्रोह आपका संथाल विद्रोह ही था, यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। संथाल विद्रोह को 1857 के सैनिक विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है। स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक कौन था? तो स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त थे। अश्विनी कुमार दत्त फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अश्विनी कुमार दत्त ने बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। स्वदेश बांधव समिति वर्तमान बांग्लादेश के बारिशाल जिले में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य था स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना। अश्विनी कुमार दत्त ने भारतीयों को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद के लिए कोऑपरेटिव हिंदुस्तान बैंक की स्थापना की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका जो है नियंत्रण हुआ? तो सूरत विभाजन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरम पंथियों का नियंत्रण हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूरत अधिवेशन के बाद जो है कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया और सूरत कांग्रेस विभाग का तत्कालीन कारण अध्यक्ष पद को लेकर हुआ।
इस विभाजन का मूल कारण रणनीति को लेकर था। इस अधिवेशन में उदारवादी ने उग्र विचार वाले नेताओं को बाहर कांग्रेस से कर दिया। सूरत कांग्रेस अधिवेशन में जो है H.W. नेविन्सन संवाददाता के रूप में मौजूद थे और सूरत विभाजन के संदर्भ में लॉर्ड मिंटो ने तत्कालीन भारत सचिव मार्ले को लिखा था कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? इसमें से कौन सा जोड़ी जो है सही दिया हुआ है? तो विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। तो विनोबा भावे जो द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही नहीं बल्कि प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही आपके जवाहरलाल नेहरू थे एंड तीसरे जो है आपके सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो यह ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। C.R. दास, चित्तरंजन दास, देशबंधु, ये बिल्कुल आपका सही दिया है। विलियम वेडरबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, ये भी आपका जो है गलत दिया हुआ है। विलियम वेडरबर्न जो है 1910 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1907 में जो है सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो कौन सी जोड़ी सही दिया हुआ है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है, तो बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बेंगलुरु की बात करें तो वायुयान, जमशेदपुर में जो है आपके हो जाएंगे लौह इस्पात, कोरबा की बात करें तो एल्यूमिनियम, मलाज खांड ये तांबा। यानी कि आपका ऑप्शन जो है थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था लगभग? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या लगभग जो है 31% थी और बिहार की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या की अगर बात करें तो 11.29 जो है बिहार में थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सर्वाधिक नगरीकृत 2011 के जनगणना के अनुसार आपके महाराष्ट्र के थे और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.16 जो है प्रतिशत थी। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है ये आपके किसका एक भाग है? ऑप्शन दिया हुआ है सतपुरा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शिवालिक श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी जो है शिवालिक पर्वत श्रेणियों का भाग है। सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला की भू आकृति बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में जो है विख्यात है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है सोमेश्वर श्रेणी है जिसकी ऊंचाई 874 मीटर है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सोमेश्वर श्रेणी में युवा तलछटी चट्टानें हैं जिनमें बलुआ पत्थर और कंकड़ जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में सबसे कम लंबाई वाली नदी कौन सी है? आंसर होगा सी, पुनपुन जो है ये सबसे कम लंबाई वाली नदी है। पुनपुन नदी की लंबाई कितनी है? तो 200 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। पुनपुन नदी एक मौसमी नदी है जिसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये आपके पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, जमालपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और इसका उद्गम जो है सोमेश्वर श्रेणी के विशंभरपुर के पास से हुआ है।
कोशी नदी की लंबाई की अगर बात करें तो ये जो है 720 किलोमीटर है और यह आपके कोशी नदी नेपाल काठमांडू के उत्तर पूर्व स्थित गोसाई इथान से निकलती है तथा चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए कोशी नदी को ही जाना जाता है। बिहार का शोक अगर आपसे पूछे तो कोशी नदी ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्र और राज्य के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं दिया हुआ है, कौन सा सही नहीं है। वायनाड केरल बिल्कुल करेक्ट है। दंडकारण्य मध्य प्रदेश, ये आपका गलत दिया हुआ है क्योंकि दंडकारण्य का विस्तार जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में फैला हुआ है, तो ये आपका गलत है। मलनाड कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे नहीं, सही नहीं ही दिया गया था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो है भील जनजाति। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भील जनजाति जो है ये आपके मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। भील जनजाति के लोगों के रीति रिवाज राजपूतों की तरह है एवं ये लोग भीली भाषी बोलते हैं। संथाल जनजाति की बात करें तो संथाल जो है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। भील के बाद जो है दूसरी सबसे ज्यादा जो है गोंड का स्थान आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है। तो म्यांमार के साथ भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से सीमाएं मिलती है। म्यांमार को जो है स्वर्ग पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार की अधिकांश जनसंख्या जो है बौद्ध धर्म का पालन करती है। नेक्स्ट है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बघेलखंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का प्राचीन काल में करूस के नाम से भी जाना जाता था। कर्क रेखा की अगर बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, आप लोग याद रखेंगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग जो है वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म एवं तीव्रगामी कणिकाओं के रूप से निकलता है। इस सिद्धांत के अनुसार वायु की अपेक्षा जल में प्रकाश का वेग अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन क्या होगा। आंसर होगा ताप के बढ़ने से बढ़ता है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन ताप के बढ़ने से बढ़ता है। तापमान तथा सांद्रता के दो घटक हैं जिन पर किसी लवण के जल अपघटन की मात्रा निर्भर करती है। अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया द्वारा लवण तथा जल का निर्माण करता है। जल अपघटन की मात्रा तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है तथा सांद्रता में जो है वृद्धि के साथ घटती है। नेक्स्ट है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं और कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पादप की कोशिका भित्ति की बात करें तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है। नेक्स्ट है ओम के नियम के अनुसार डैश होता है। तो ओम के नियत के अनुसार नियत ताप पर भी प्रोपोर्शनल आई होता है। ओम के नियम के अनुसार यदि भौतिक कारकों को नियत रखा जाए तो चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा को समानुपाती होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। तो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत जो है वो है डीएनए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो है स्टार्च को सरल श्रृंखला में विखंडित करता है। पेप्सिन जो है ये आपके प्रोटीन का पाचन पॉलीपेप्टाइड एवं पेप्टोन्स में करता है। लाइपेज की अगर बात करें तो लाइपेज द्वारा वसा का पाचन वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में होता है। नेक्स्ट है जीवों को इनमें से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है। तो जीवों का इनमें से कौन सा समूह जो है मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है। तो जीवों का अपघटक समरी मृत और क्षयकारी जीवों के विघटन में शामिल होता है। तो अपघटक जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोजर। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। नेक्स्ट है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है। तो सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षाभ को नुकसान पहुंचाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, यह रक्त में घुलकर ऑक्सीजन वहन क्षमता को घटा देता है। तो ये रहे आपके 40 जो है जीके जीएस के कॉमन पेपर के क्वेश्चन, जो कि आपके 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी में पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था। इससे पहले मैंने 6 ऑलरेडी करा दिए हैं, और जब तक आपका एग्जाम होगा आपका जो है डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। लगभग 40 से 50 आपको प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छा है। टीआरई 4 के लिए जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, अगर आप ये सारे जो है प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। आप जो है 40 में इजीली आप 35+ कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो है ये वीडियो समय पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।